हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 100 नंबर का जो हिंदी का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव का 150 ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाना रहता है। और हिंदी का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले 3 तक कंप्लीट करा करा चुके हैं। सब चैप्टर का तीनों चैप्टर का सारांश और ऑब्जेक्टिव। तो आज हम इस चौथा नंबर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इससे पहले आपको ये अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश पढ़ा चुके हैं, तो जाइए हमारे इस चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्धनारीश्वर और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर को कौन लिखा है, अगर आप सबको याद है तो एक बार कमेंट करिए। चलिए छोड़िए, हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब समरी वाले क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि समरी वाले क्लास आप अगर अटेंड कर लेते हो तो आधा ऑब्जेक्टिव आपको वहीं से क्लियर हो जाता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में मैथिली शरण गुप्त, सी में सुमित्रा नंदन पंत, डी में जगदीश चंद्र माथुर। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अगर आप सब कमेंट देना चाहते हो तो ऐसे आप दीजिएगा, जैसे एक का ए होगा तो ए दीजिएगा, एक का बी होगा तो बी दीजिएगा, सी होगा तो सी दीजिएगा, ऐसे करके। तो अभी आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अगर आप हमारे समरी वाले क्लास कर लेते हो तो इसका क्वेश्चन आपको मुंह पे ही याद रहता है। हम चलिए आपको बताते चलते हैं, आपको सिर्फ अभी देखना है और एक बार रीड करना है अभी से एग्ज़ाम तक, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो एक का सही ऑप्शन नंबर ए है, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर भी देख लेते हैं, आंसर ए में है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ए में है 22 सितंबर 1907, बी में है 23 सितंबर 1908, सी में है 24 सितंबर 1909, डी में है 25 सितंबर 1910। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका 23 सितंबर 1908 ईस्वी, शायद बी होगा। हाँ, 23 सितंबर 1908 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 2 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सी में क्या है, 3 में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ए में पद्म भूषण, बी में पद्मावत, सी में पद्म और डी में पद्म श्री। तो आपको बताना है अभी रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कमेंट करिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर, रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो 3 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण। चलिए क्वेश्चन क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कितना कितना क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा लेखक से सवाल रहता है। उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कौन पाठ को कौन लिखा है, क्या लिखा है। तो ये सब क्लास पहले आप समरी देख लेते हैं ना। समरी वाला क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हो, सारांश वाला, तो आपको ये जन्म कहाँ हुआ है लेखक का, मृत्यु कब हुआ है, कौन पाठ को कौन लिखा है, तो ये सब उसमें मैं बताता हूँ अच्छा से। तो इसलिए अगर ये क्लास अभी कर रहे हो तो ये क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद आप
हमारे इस यूट्यूब ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पे जाइएगा, आपको सारांश वाला जितना का सारांश आपको देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था इटारसी मध्य, ए में है इटारसी मध्य प्रदेश, बी में है सिमरिया बिहार, डी में है लम्ही वाराणसी, डी में है ढाका बंगाल। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया बिहार। कहाँ पर? सिमरिया बिहार। तो 4 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आंसर देख लेते हैं, सिमरिया बिहार। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को बहुत हल्का है और बहुत हार्ड भी है, तो इस क्वेश्चन को आपको अभी से लेकर एग्जाम तक आपको इसको रिव्यू में रखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है डैश, मतलब क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, ए में संपूर्ण, बी में अपूर्ण, सी में अधिपूर्ण और डी में अधूरा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, एक फर्स्ट ऑप्शन में है संपूर्ण, सेकंड में है अपूर्ण, थर्ड में है अर्धपूर्ण और डी में है अधूरा। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है, वो अपूर्ण है। इसका क्वेश्चन मैं जल्दी बता दिया हूँ क्योंकि बहुत हल्का है, और इस क्वेश्चन को अभी से लेकर आप सबको एग्ज़ाम तक मतलब रीड करता रहिएगा, रीड करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आप रट सकोगे। अभी आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा अभी से एग्ज़ाम तक। जैसे आपको एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा प्रेशर न लेना पड़े, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ऐसा करता है कि प्रेशर में आकर वो बहुत कुछ भूल जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत 100% में 19% स्टूडेंट यही प्रेशर में आकर एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि अभी से मेहनत करना नहीं चाहते हैं। और 10% ऐसा होता है जो अभी से ही मेहनत करते हैं, तो उसका जो है एग्ज़ाम में उतना प्रेशर नहीं डालता है, मतलब उतना प्रेशर वो लेता नहीं है, क्योंकि उससे प्रेशर से क्या होता है, जो भी आपको याद रहेगा वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ आप सबको कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा रीड करते चलिए अच्छा से। और प्रेशर में आपको पढ़ना भी नहीं है। अभी ठंडा का मौसम आएगा अक्टूबर के बाद, अक्टूबर आधा अक्टूबर से तो आ ही जाता है। तो आप सबको क्या करना है, 4 नहीं तो 5 बजे उठकर एक बार आप सब रीड कर लीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में जिसका सब्जेक्ट जो होगा, जिसमें जिसको मन लगता है उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले आप सब रीड करिए। तो इस जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो क्या है? अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। तो 5 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? ए में साकेत यशोधरा, बी में प्रणभंग रेणुका, हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र, सी में रश्मिर थी कोमलता और कवि हारे को हरिनामा, डी में नील कसम उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पहले आप लोग समझिए। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, मतलब इसमें तीन ऑप्शन ऐसा है जो सब उसका रामधारी सिंह दिनकर की है। एक ही ऐसा है जो रामधारी सिंह दिनकर की इसमें काव्य कृति नहीं है। वो कौन है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? आप लोग कमेंट करिए, अपना कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट करिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, बता दूं? चलिए बताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? तो साकेत यशोधरा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है। तो 6 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है? इसमें भी वही है, क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? तो 7 के में ऑप्शन में मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, एक है मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय, बी में आषाढ़ का एक दिन, सी में काव्य की भूमिका शुद्ध कविता की खोज, सी में काव्य की भूमिका शुद्ध कविता की खोज, डी में व्हाट पीपल दिनकर की डायरी। तो इसमें आप सब कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा।
रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है? चलिए बताइए। तो रामधारी सिंह बता दे आंसर इसका भी? नहीं, पहले आप लोग कमेंट करिए एक बार। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? तो बी में आषाढ़ का एक दिन। इसका जो है आषाढ़ का एक दिन, ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन 7 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। याद रहेगा आपको? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क। अकादमी पुरस्कार मिला था, क्वेश्चन क्या है? अकादमी पुरस्कार मिला था वो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उसको अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, वही इस क्वेश्चन में आप पूछ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन रहता, अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। ए में है अर्धनारीश्वर, बी में संस्कृति के 4 अध्याय, सी में है दिनकर की डायरी, डी में शुद्ध कविता की खोज। तो आप सब एक बार अपना कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट करिए, आप सबका भी हौसला बढ़ेगा। सही होगा तो छाती सीना चौड़ा होगा आप सबका। अगर कमेंट किसी का भी आ जाता है सही तो थोड़ा खुशी हो अलग ही होता है। तो आप लोग पहले कमेंट करिए। अकादमी पुरस्कार मिला था किस पर मिला था? अर्धनारीश्वर पर की संस्कृति के 4 अध्याय, सी में है दिनकर की डायरी और डी में है शुद्ध कविता की खोज। तो अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए आप सब को हम आंसर बताते हुए चलते हैं। अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो सही ऑप्शन 8 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये भी डबल स्टार मार्क है। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए में है हुंकार, बी में है रश्मिरथी, सी में है कुरुक्षेत्र, डी में है उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए कमेंट करिए एक बार। तो हम आपको बताते चलते हैं, क्योंकि अभी उतना अगर ज़्यादा लेंदी क्लास करेंगे तो आप सबको भी देखने में मन नहीं रहेगा, मन नहीं लगेगा। हम चाहते जितना शॉर्ट में आप सबको समझा सके उतना अच्छा रहेगा, उतना आप सबको क्लास में टाइम भी नहीं बर्बाद होगा और आप सबको रिवीजन करने का मौका भी अच्छा मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं आप सबको कि हम आंसर बताते हुए चलते हैं। इसका पीडीएफ तो हम आप सबको देंगे ही, और वो कहाँ देंगे इस क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसको उर्वशी पर मिला था। किस पर? उर्वशी का। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? ये हर एक लेखक का निधन और जन्म आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो बहुत क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। ए में है 22 अप्रैल 1972, बी में है 23 अप्रैल 1973, सी में है 24 अप्रैल 1974, डी में है 26 अप्रैल 1979। तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। तो 10 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। दिनकर की 11 नंबर क्वेश्चन में दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर की कविता का, रामधारी सिंह दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ए में है ओज गुण, बी में मशीनता, सी में है पौरुष और डी में है प्रभावपूर्ण वाग्मिता। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो मशीनता, ये जो उसकी गुण नहीं था। तो 11 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन में दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर किस युग के कवि है? ए में है द्विवेदी युग के, डबल टैप हो गया।
ए में द्विविधि युग के, बी में छायावादी युग के, सी में छायावादोत्तर युग के और डी में है भारतेंदु युग के। तो दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के कवि है वो। तो 12 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए आप सबको चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ऐसे समझा देते। अर्धनारीश्वर 13 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? मतलब अर्धनारीश्वर आपका जो पाठ है उसका क्या अर्थ है? तो ए में आधा नारी, बी में पूरी नारी, सी में अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है और डी में है आधा पुरुष। तो समरी वाले क्लास में इसको हम अच्छा से चर्चा किया है इस टॉपिक पर। तो अभी तक आप अगर समरी वाले क्लास नहीं देखे हो तो जाइए हमारे इस ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पे, होम वाले पेज पे आपको मिल जाएगा समरी वाला क्लास। अर्धनारीश्वर करके लिखा होगा और उसके बाद लिखा होगा समरी सारांश। तो इसका अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है? तो अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में नर और नारी के क्या काम है? नर और नारी के काम क्या है? नर और नारी के काम क्या है? ए में है नर नारी और नारी नर हो गए, नर नारी और नारी नर हो गए। बी में है नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना है। सी में है नर चाय बनाता है, नारी खाना पकाती है। डी में है नारी नौकरी करती है, टाइपिंग मिस्टेक है, नारी होगा, नारी नौकरी करती है, नर खाना पकाती है। तो नर और नारी के काम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना रह गया। इस चर्चा पे टॉपिक हम अच्छा से किया है समरी वाले क्लास में। अगर नहीं अभी तक देखे हो तो जाइए पहले समरी वाले क्लास देखिए, उसके बाद ये अगर आप अच्छा से देखते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या? प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? गीतकार की, कथाकार की, फिल्मकार की, संगीतकार? आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है बिहार बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इससे पिछले साल भी पूछा है। इसलिए आप सबको मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इसलिए जितना क्वेश्चन बनता है जहाँ से बनता है सब कुछ आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक एक क्वेश्चन। सोचिए कितना मेहनत लगता है। और आप सबको मैं बोलता हूँ कि एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर कीजिएगा तो वो सब नहीं होता है, आपको एक सब्सक्राइब। तो प्रेमचंद थे एक गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। 15 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्कृति के चार अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ए में गुलाब दास, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये जो है अपने रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर का सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ये उसने कहा था। ए में न्यूटन, बी सी में त्रिच और डी में अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन पहले आप लोग समझिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इतना हल्का क्वेश्चन का अगर आप अभी तक जवाब नहीं देते हो तो मैं समझूंगा कि आप सिर्फ फिल्म की तरह आप
देख रहे हो क्लास। इतना हल्का क्वेश्चन का आप नहीं जवाब दे पाएंगे तो क्योंकि कितना बार इस क्वेश्चन आया है इस क्लास में, अभी आपको बताया हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये अर्धनारीश्वर है। 17 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन में अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, मतलब अर्धनारीश्वर आपका जो पार्ट है उसमें जो चर्चा किया है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ए में शिव और पार्वती का, बी में राम और सीता का, सी में है राधा और कृष्ण का, डी में है विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। 18 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रहेगा, बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ए में नील कुसुम, बी में है कुरुक्षेत्र, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में है रश्मिरथी और डी में है उर्वशी। तो रश्मिरथी और उर्वशी सी डी में है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो ये होगा कुरुक्षेत्र। तो 19 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। याद रहेगा, ये बहुत स्टार मार्क ये भी है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का है कुरुक्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर गंधारी थी, मतलब गंधारी किसकी माँ थी, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गंधारी थी, ए में दुर्योधन की माँ, बी में कृष्ण की माँ, सी में अर्जुन की माँ, डी में बलराम की माँ। तो गंधारी इस चारों में से किसका माँ थी? गंधारी किसका माँ थी? तो गंधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, दुर्योधन की माँ थी। चलिए क्वेश्चन इस पार्ट में अर्धनारीश्वर पार्ट में जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, अगर उसमें जितना भी क्वेश्चन बना है सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया हूँ, एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए अभी आपको, और उसका आंसर भी बताते हुए प्रॉपर वे में आपको समझाया, और आपको भी समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और लास्ट में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस प्रिंस एजुकेशन क्लास पे नया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसका नाम है ब्रेन्स एजुकेशन क्लास। यही हमारा चैनल है, अपना चैनल है ब्रेन्स एजुकेशन क्लास। यूट्यूब पे मारिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिल्टर में जाकर आप चैनल पे सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको आ जाएगा ब्रेन्स एजुकेशन क्लास। और कुछ मीडिया से आप अगर जुड़ना चाहते हो तो इसका भी लिंक हम इस पीडीएफ में डाल चुके हैं, जो कि आपको हम एक एक लिंक आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये ब्रेन्स एजुकेशन क्लास और यूट्यूब चैनल का लिंक है, जो कि आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर डाला हुआ है। अगर आप इस ये टेलीग्राम चैनल लिंक है जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे एक ऑफिशियल चैनल है प्रिंस एजुकेशन क्लास ऑफिशियल करके, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, आप वहाँ पे फॉलो करिएगा। वहाँ पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम बताते हैं और एक एक न्यूज़ का अपडेट करते रहते हैं। और उसके बाद है ये फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छा सब न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। और ये व्हाट्सएप चैनल लिंक है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कब वीडियो अपलोड हुआ, कब क्लास चालू हुआ, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में मैसेज जाता रहेगा, अगर आप सब कुछ से जुड़े रहिएगा तो जाइए इस सब को फॉलो करिए। और टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है हम अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल डाल देते हैं, आप लोग जाके वहाँ से एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग रीड करिएगा अपने मोबाइल में। और इस वीडियो को
इसलिए ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा अगर ज़्यादा लेंदी कर दूंगा तो। इसलिए मैं चाहता हूँ आधा घंटा 30 मिनट के अंदर ही अच्छा रहता है, क्योंकि एक एक घंटा का बना दूंगा तो आप सबको भी बोर लगेगा, और एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया कि उतना देर का वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप सबका भी समय खराब होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ, और आप लोगों के लिए कि जितना अगर शॉर्ट वे में आपको बताते हुए चलेंगे तो आपको समय भी बचत होगा और क्वेश्चन भी याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय बाय।